डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट की अगर बात की जाए, सियासतदानों ने भी बड़ी कोशिशें की, लोगों ने भी बड़ी कोशिशें की, बड़ी बार हेल्थ डिपार्टमेंट पे उंगलियां उठती रही, हम भी सवाल पूछते रहे, हम भी कवरेज करते रहे, लेकिन काम नहीं हुए। ये अरसा दराज से लोग सवालात पूछते हैं। कोविड का आना, इसमें यहाँ काफ़ी कोशिशें की गई। इस वक्त सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर, एसडीएच सुरनकोट के अंदर जहाँ मैं खड़ा हूँ, 10 वेंटिलेटर जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं और फंक्शनल हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये डिपार्टमेंट मुबारकबाद का मुस्तहिक है। कितनी बड़ी कोशिश, वेंटिलेटर जिनके लिए बरसों से हमारी लड़ाइयाँ थी। अगर देखा जाए तो ट्रॉमा के पेशेंट्स की बात की जाए, छोटी सी अगर इंजरी होती थी किसी को, तो वो अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती थी तो यहाँ से जम्मू शिफ्ट करना पड़ता था, और बारहा बड़े लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई वेंटिलेटर ना होने की वजह से। तो मैं मुबारक देता हूँ बीएमओ सुरनकोट को, डॉक्टर जुल्फ़कार चौधरी साहब को, जिन्होंने ये कोशिशें की, काविशें की, और उनकी पूरी टीम को कि सुरनकोट के अंदर मैं ये अभी भी एक ख्वाब जैसा महसूस कर रहा हूँ कि क्या मैं सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर खड़ा हूँ जहाँ 10 वेंटिलेटर इंस्टॉल हुए। तो आइए बिला ताख़िर किए डॉक्टर जुल्फ़कार से हम बात करते हैं कि उनकी क्या कोशिशें रही, क्या मेहनत रही। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि ये एक देरीना मांग थी लोगों की, जो आपने एक उसको ख्वाब को ताबीर किया, आपको मुबारक है। शुक्रिया। तो इसके साथ मैं ये पूछूंगा कि अभी 10 वेंटिलेटर के सुरनकोट हॉस्पिटल, एसडीएच सुरनकोट के अंदर 10 ये वेंटिलेटर लगे, ये कोई मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, ये बिल्कुल आप जो है रियलिटी देख रहे हैं। देखिए, कोविड के आने के बाद बड़ी एक ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे पास 1-2 वेंटिलेटर हों कि जो टर्मिनल स्टेज पे बंदा होता है उसको सपोर्ट दी जा सके, वेंटिलेटरी सपोर्ट। तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि कुछ लोगों ने उस वक्त यहाँ कहा कि सर वेंटिलेटर कितने का आता है जब हमारा कि हम यहाँ से परचेज़ कर दें, तो हम लोग उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। एक कोई हमारे यहाँ पर साहब थे, वो कहने लगे सर मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो आप बताइए क्या चाहिए। मैंने कहा कोविड को देखते हुए सबसे पहली चीज़ वेंटिलेटर। तो लास्ट में हमने उनको कहा अच्छा जी, आप कहते हैं जी पता करो रेट क्या होगा। हमने कहा 4-5 लाख के करीब। उन्होंने कहा सर मैं तो 10,000 दे सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा ऐसा करिए, 20-30 लोग इकट्ठे हो जाइए, 10-10 हज़ार दीजिए, तो हमें एक वेंटिलेटर जो है वो हम ले आए यहाँ पर, तो हम लगा दें। लेकिन नहीं हो सका। तो मैं अपनी गवर्नमेंट को बहुत मुबारक दूंगा कि उन्होंने कोशिश की कि हमारे पास यहाँ 10 वेंटिलेटर दे दिए। जिस वार्ड में हम खड़े हैं इसमें हमने 5 वेंटिलेटर इंस्टॉल किए हुए हैं। 3 हमारे ऊपर वाली वार्ड में हैं, और एक जैसे मैंने आपको बताया था कि पार हमने उसमें क्रिटिकल रूम में रखा हुआ है। वो इसलिए कि अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आ जाता है, जैसे अभी आप ट्रॉमा की बात कर रहे थे, कोई हार्ट का मरीज़ है, उसके लिए हमने अलग से क्रिटिकल रूम बना के रखा हुआ है। वहाँ हमने वेंटिलेटर भी एक रख दिया, कार्डियक मॉनिटर हमारा पहले वहाँ पर था। उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर मौजूद है। सक्शन मतलब जो इमरजेंसी टाइप होता है ना, वो हमने एक वो कमरा बना के रखा हुआ है। और उसमें हमारे फिजिशियन साहब ने काफ़ी सारे पेशेंट हार्ट में मैनेज भी किए हैं, जिसमें हमारे खास सबसे जब कभी किसी को हार्ट अटैक होता है MI, तो उस वक्त पेशेंट को थ्रोम्बोलिसिस करना पड़ता है, तो वहाँ पर वो किया जाता है। साथ ही हमारे थिएटर मौजूद है, जब हमको ज़रूरत होती है वहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमने उस कमरे को क्रिटिकल रूम बना के ये सारी चीज़ें लगाएं, और एक वेंटिलेटर वहाँ भी लगा दिया। ऐसा लोगों को ये होता था कि भाई वेंटिलेटर जाके मिलता फलां जगह पर, वेंटिलेटर गवर्नमेंट ने यहाँ भी भेज दी है, क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए परेशान थी कि जब बीमारी इतने तेज़ी पर फैली, हो सकता है कि हमारे लोगों को जम्मू में जाके जगह ही ना मिले वेंटिलेटर पर डालने की। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जगह ही ना मिले, तो इसलिए गवर्नमेंट ने दूर दराज भी भेजा। और मैंने कोशिश ये की कि जो पुंछ में आए उसमें से अगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 15 लगे तो 10 हमने सुरनकोट में लगवा दिए, बाकी 2 में 5-5 गए। तो हमारी यही कोशिश रही कि हम मैक्सिमम चीज़ें जो है सुरनकोट में ला सकें। उसके अलावा हमारे यहाँ पर एक हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन है, ये पड़ी है, इसको हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन कहते हैं। ये भी करीब 4 लाख की है जी, कि जब किसी को बहुत तेज़ ऑक्सीजन चाहिए तो वो उस वक्त ये मशीन काम करेगी। ये भी हमारे पास आई। उसके बाद मॉनिटरिंग का है सिस्टम हमारा, कि कार्डियक मॉनिटर
हम एक कार्डियक मॉनिटर, हमारे पास 4 कार्डियक मॉनिटर आ गए। यहाँ पे हमारे जो आप देखेंगे वो पीछे लगा हुआ कार्डियक मॉनिटर, वो देख कैमरा जिसका चल रहा है वो है डिफिब्रिलेटर। ऊपर भी जहाँ पर हमारे पास जब पहले पेशेंट आता है कोविड वाला, तो वहाँ पर हम पहुँचते ही पेशेंट अगर ऐसा लग रहा है कि भाई इसको सांस उठी हुई है, इसकी ऑक्सीजन डाउन हुई है, यूँ ही आता है हम पहले उसको देखते हैं, सैचुरेशन देखते हैं। अगर सैचुरेशन उसकी नीचे आ रही है, इमीडिएटली पेशेंट शिफ्ट हो जाता है ऊपर जो हमने फर्स्ट आइसोलेशन रखा हुआ है। वहाँ हमने सारी फैसिलिटी रखी है जो उस पेशेंट को देनी है। ऑक्सीजन देनी है हमने, उसको बाद इंजेक्शन लगवाने हैं, उसके बाद कार्डियक मॉनिटर वहाँ भी लगाया हुआ है। फिर हम उसको ये मैनेज करके उसके टेस्ट करवाते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो उसको वहीं ट्रीटमेंट होगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसको हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। यानी सेपरेट हॉस्पिटल क्वारंटीन में आप रखते हैं? सेपरेट रखते हैं। उसके अलावा हमने ये जो वार्ड है ये रखी है टर्मिनल स्टेज में। जब पेशेंट लास्ट वेंटिलेटर सपोर्ट कब चाहिए, ये आम पब्लिक के बस का रोग नहीं होता है। ये एक एनेस्थेटिस्ट जो डॉक्टर होता है और उसकी जो टीम है, जिसमें हमारे थिएटर असिस्टेंट सीनियर हैं, अपने आसफ साहब भी, हमारे सनाउल्लाह हैं, धीरज हैं, ये सब लोग ट्रेंड हैं। और जब हमारा एनेस्थेटिस्ट ये फैसला लेगा कि इस बंदे को हमने वेंटिलेटर सपोर्ट पर डालना है, उसके लिए 5 वेंटिलेटर हमारे इस वार्ड में लगे हुए हैं। 3 हमें ऊपर भी अगर जरूरत पड़ती है हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आज की डेट में ये 10 के 10 वेंटिलेटर फंक्शनल हैं। और इनके साथ ये हमारा देखिए अजीब हमारा ये बेड आया है, ये है पेशेंट के लिए। जब हमने उसको डालना है, आपने उस ट्यूब डालनी है वेंटिलेटर के लिए, तो ये कम अज़ कम मेरा ख्याल 20,000 का ये बेड होगा। तो ये भी गवर्नमेंट ने दिया, ये हमें अलग दिया इसमें। उसके बाद ये हमारी जितनी मशीनें लगी हुई हैं, तो ये सब ये वेंटिलेटर का ही सामान है जो हमने फंक्शन करवा दिया। तो गवर्नमेंट ने हमें बड़े सिलेंडर भी दे दिए जो इनके साथ लगे हुए हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फर्दर जो रेगुलर ऑक्सीजन देने के लिए मिनी फोल्ड जो हमारी ऑक्सीजन पाइपिंग लगानी है वो प्रोसेस चल रहा है। और ऑक्सीजन का जो जनरेशन प्लांट है उसके लिए जगह आइडेंटिफाई हो गई हुई है। तो ये हम अपनी गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने इतनी फैसिलिटी दी है। तो साथ साथ अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि जैसे हमारा पिछला साल में पहले शुरू में बीमारी आगे बढ़ी थी लेकिन बाद में फिर कंट्रोल होगी, तो हमें उससे निजात दी जा, अल्लाह ताला निजात दे, तो हमारे लोग इतने सफ़र ना हों। लेकिन अगर कोई क्रिटिकल स्टेज में आएगा तो इंशाअल्लाह हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर वेंटिलेटर की बात करें हम, इसके साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। और यहाँ इससे कबल अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन मंगाने के लिए गाड़ी को जम्मू भेजना पड़ता था, जिसमें काफ़ी मुश्किलात भी आती थी। फाइनेंशियली तौर पे भी देखें, किराया भी पड़ता था और रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं होती थी। ऐसे जब डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब जो ये ऑक्सीजन का प्लांट है वही इधर लग रहा है और सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो होगी। तो डॉक्टर साहब, जैसे एमरजेंसीज़ के लिए हम बात करेंगे, जैसे यहाँ से पेशेंट को शिफ्ट करना है, मान लो ट्रॉमा वाला पेशेंट अगर आ जाता है कोई जो आपके पास वेंटिलेटर पे है, तो उसको अगर आगे जम्मू शिफ्ट करना पड़े या चंडीगढ़ शिफ्ट करना पड़े, उसके लिए गाड़ी में भी कोई ऐसा इंतज़ाम है? देखिए, अभी पोर्टेबल वेंटिलेटर हमारे पास नहीं आया, लेकिन आई होपफुल क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। अगर पोर्टेबल वेंटिलेटर आ जाता है तो उस वक्त पेशेंट को हम वहाँ पर है, यहाँ पर हमने वही पेशेंट डालना है जो कि क्रिटिकल स्टेज में, आप इसको जब वेंटिलेटर पर डाल दिया आप उसको उतार नहीं सकेंगे आप, तो उसको हमने मैनेज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, ऐसा पेशेंट है जो जा भी नहीं सकता, गरीब गुरबा आदमी है, तो वो कहता है सर आप बचना है तो भी जो भी है मैं यहीं पर आपके पास हूँ, तो उसके लिए हमारे पास ये वेंटिलेटर सपोर्ट मौजूद है। बाकी उम्मीद है कि हमारा जो पोर्टेबल वेंटिलेटर है शायद हमें गवर्नमेंट वो भी जल्दी ही एक सप्लाई कर दे। बाकी सारी चीज़ें जो हमारी 108 एम्बुलेंस है उसमें साफ लगी हुई हैं एक्सेप्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर, तो उम्मीद है कि वो भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। सर, एम्बुलेंस की बात की, अभी रिसेंटली एक वीडियो भी मैंने वो देखी थी इधर, क्योंकि मैं इधर मौजूद नहीं था, तो आता आपके पास एम्बुलेंसेस जो आपने एक तैयार करवाई है वो क्या है और उसमें किन किन इलाकों में वो जाएगी और लोगों की सहूलियत के लिए उसमें लोगों को, आम लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखिए, उसमें ये है कि ये जो हमारी 108 एम्बुलेंस कहते हैं, एक नंबर है गवर्नमेंट का टोल फ्री नंबर 108। अब इस एम्बुलेंस का ये पर्पज़ रखा गया है कि अक्रॉस सुरनकोट कलाई से लेकर पोशाना तक अगर कोई बंदा एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत सीरियस सिक नेचर का आदमी है, उसको शिफ्ट करना है तो वो 108 पे कॉल करेगा। यूँ ही कॉल करेगा तो वो वहाँ से उसको पूछेंगे कि भाई आपकी लोकेशन कहाँ पर है, आप क्या है, तो यूँ वो बताएगा। उसके बाद इमीडिएटली वो वहाँ से कन्वे करेंगे और हमारी एम्बुलेंस यहाँ से रश कर जाएगी और पेशेंट को वहाँ से हॉस्पिटल तक शिफ्ट कर सकती है। तो इसमें जो होम टू हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं
वो ये हमारी 108 है, या साइट ऑफ एक्सीडेंट, कहीं हमारा किसी रोड पे एक्सीडेंट हो गया, इमीडिएटली 108 पे कॉल करिए, हमारी एम्बुलेंस इमीडिएटली वहाँ पहुँचेगी, उसको उठा के ले आएगी। उसके अलावा हमारे पास 102 की एम्बुलेंस 3 भी मौजूद हैं जो हमने रखी हुई हैं। एक फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पर रखी हुई है, 2 रखी हैं यहाँ सुनकोट में, एक रखी है लसाना और हाड़ी रोड एरिया को डील करेगी, एक रखी है मैंने सुनकोट और फजलाबाद एरिया को करेगी मॉनिटर, और एक एम्बुलेंस मैंने स्टैंड बाई रखी हुई है बफलियाज में कि बफलियाज और चंदीमाड़ एरिया को वो डील करेगी। अगर हमारे पास 108 हर जगह नहीं पहुँच सकती, 102 भी एम्बुलेंस हमारी खड़ी हैं। उसमें जो ख़ास कर 102 बेसिकली होती है प्रेगनेंट लेडीज़ के लिए, मैटरनल हेल्थ में आता है कि हमारी हमला औरतें अगर किसी को इमरजेंसी पड़ गई है, उनको शिफ्ट करना है तो इमीडिएटली वो कॉल करें 102 पे और वहाँ से वो शिफ्ट की जा सकती है। मैंने पिछले 3.5 साल में कम से कम 150 बंदों को अपनी 102 एम्बुलेंसों के थ्रू बाहर से शिफ्ट करा के हॉस्पिटल में आके उनकी डिलीवरी करवाई है। तो वो सर्विस हम भी दे रहे थे, लेकिन अब इसको भी 102 गवर्नमेंट के अंडर भी गई हुई है, लेकिन उसके साथ साथ बीएमओ को भी प्रोविज़न है कि अगर कहीं पर कोई ऐसा इशू है तो अगर वहाँ से उन्हें 102 से उनको नहीं मिला तो मुझे कॉल करें, मैं भेज के वहाँ से प्रेग्नेंट लेडी को उठवा लेता हूँ। उसके अलावा हमारी बैक टू होम, अगर हमारी डिलीवरी हो गई है यहाँ पर पेशेंट की, तो उसको यहाँ से हमने जाके 48 घंटे पेशेंट को अस्पताल के अंदर रहना पड़ता है, तो उसके बाद हम उसको जाके घर छोड़ सकते हैं। हमारी एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ के आएगी, प्रोवाइडेड कि उसके जहाँ उसको पहुँचना है वो एम्बुलेंस की फेयरेबल रोड हो, जहाँ तक हम एम्बुलेंस को हम बचा के रखेंगे तो हर बंदे के काम में आएंगी। अगर हम इनको ऐसी रोड पर लोग ले जाना शुरू हो जाएंगे जहाँ खड्डे हैं, जहाँ जा नहीं सकते, 4 दिन के बाद एम्बुलेंस ही तोड़ के रख देंगे, तो ना किसी की इमरजेंसी में काम आएगी ना दूसरे में आएगी। जुडिशियसली लोग यूज़ करें, तो गवर्नमेंट ने इसको फैसिलिटी रखी हैं। 3 एम्बुलेंस 102 में मेरे पास मौजूद हैं और एक 108 की मौजूद है जो यहाँ पर स्टैंड बाई है। इसी के साथ डॉक्टर साहब बात करें हम एक और नाज़रीन, सुनकोट हॉस्पिटल जो अक्सर सुर्खियों में रहता था, काफ़ी लोग इस पर सियासत भी चलाते थे कि ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ नहीं हुई, और उनके दौरे इक़्तिदार में भी कुछ यहाँ नहीं हुआ। ये आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। इस वक्त सुनकोट हॉस्पिटल एसडीएच सुनकोट के अंदर मैं हूँ, क्रिटिकल यूनिट के अंदर, जहाँ भी हम यहाँ जानेंगे, जो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं आसिफ साहब से हम ये जानेंगे कि ये क्या क्या मशीन है और इसके क्या क्या फंक्शन है। जी आसिफ साहब, सबसे पहले आप बताएंगे कि जो क्रिटिकल सेक्शन है जो आपका, इसमें कौन से पेशेंट के लिए ये बनाया गया है? ये कार्डिक पेशेंट के लिए, उसके बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है जिसको वेंटिलेशन की ज़रूरत है, ये हमारा वेंटिलेटर है, ये कार्डिक मॉनिटर है और ये कार्डिक डिफिब्रिलेटर है। ये इनको हैंडल जो कार्डिक डिफिब्रिलेटर हमारे फिजिशियन साहब करते हैं। ठीक, ये सब कुछ नया आया है इन पिछले 2 साल में, जो हमारे बीएमओ साहब की मेहनत की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से आया है। ये जो मशीन है, ये कार्डिक डिफिब्रिलेटर, इनको हमारे फिजिशियन साहब हैंडल करते हैं और उनकी एब्सेंस में जैसे मुझे गाइड करते हैं मैं इसको हैंडल करता हूँ। इसमें कार्डिक मॉनिटर है, जैसे आप जानते हैं, इसमें पल्स ऑक्सीमीटर, हार्ट में का अपने बीपी मशीन, ईसीजी सब कुछ के बीच में है और इसके भी इसकी बीच में है। और जब फिजिशियन साहब कहेंगे इस पेशेंट को ज़रूरत है इसकी वेंटिलेटर की, हमारे एंथेट साहब आएंगे, हम उनको असिस्ट करेंगे जैसे वो कहते हैं, उसके बाद हम इनको पेशेंट पर इस पर डालेंगे। दिन ब दिन अगर देखा जाए तो इंशाअल्लाह सुनकोट का हॉस्पिटल जो है वो तरक्की की ओर जाता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि अगर ये यूनिट्स, ऐसी चीज़ें अगर तैयार हो रही हैं तो मुझे लगता है कि बीएमओ साहब ने अपने टेनियर में ये काफ़ी बड़ा काम किया, क्योंकि हम अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। और मैं आज भी ये भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जब से बीएमओ डॉक्टर जुल्फ़कार चौधरी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट में आए हैं, मुझे लगता है मैं 2 से 3 बार ही आया हूँ, वो भी इंटरव्यू के लिए। मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। बाज़ वक़्त लोग तो आवाज़ें उठाते रहते हैं, आज ये हो गया, आज ये हो गया, लेकिन हम वही खबर करते हैं जो तहकीकी होती है, जो सच होता है। बीएमओ साहब, इसी के साथ अभी भी कुछ चीज़ें अधूरी हैं, तो उसमें आपका आगे आने वाला लाएअमल क्या है? जो काफ़ी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, जैसे स्टाफ की, शायद डॉक्टर्स की कमी है, उसमें आपकी क्या कोशिशें रहेंगी? देखिए, मेरा ये होता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट के थ्रू मैं अपनी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट करता हूँ। जो मेरी नज़र में इसको पूछे, सबसे पहले हमारा जो बर्निंग चीज़ है वो हमें एक गायनिकोलॉजिस्ट चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत बार डायरेक्टर मैडम से बात भी की है और अभी भी मैं कुछ दिन पहले उनको रिक्वायरमेंट दी है और प्रोसेस चल रहा है कि हमारी 2 गायनिकोलॉजिस्ट, हमारी एक मेंढर की है और एक सुनकोट की है। सुनकोट वाली को मेंढर पोस्ट कर दिया गया था डॉक्टर सभा को,
और डॉक्टर शाजिया मेंढर की है, वो अभी पीछे उसका पेंडिंग था, उनका अभी ऑर्डर नहीं हुआ, लेकिन वो दोनों मैटरनिटी लीव पर हैं। तो डायरेक्टर मैडम ने ऑलमोस्ट अरेंज कर दिया और हमारा ये चीज़ डिसाइड हो चुका है कि सुन कोट वाली को सुन कोट लगाया जाए और मेंढर वाली को मेंढर लगाया जाए। तो आई थिंक विद इन 1 मंथ ये चीज़ हो जाएगी मेचर, तो हमारी ये जो बड़ी रिक्वायरमेंट एक हमारी गायनेकोलॉजिस्ट की है ये हल हो जाएगी। सेकंड चीज़ जो हमारे यहाँ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट है वो है हमारी एक डिजिटल एक्सरे मशीन। देखिए हमारे पास पहले एक्सरे मशीन हैं, उनको हमने फंक्शन रखा हुआ है, 2 मशीनें हमारी चल रही हैं, लेकिन आज दौर थोड़ा डिजिटल का है, उसमें ज़रा बेटर क्लैरिटी आती है। तो उसके लिए भी मैंने रिक्वायरमेंट बार हर फोरा पर दी है, अपने डायरेक्टर मैडम को भी दी है, डीसी साहब के कहीं कोई हमारी मीटिंग होती है, बाकी हमारे ऐसे रिक्वायरमेंट जो उसमें हम देते हैं। तो सेकंड मेरा जो मुद्दा है वो एक डिजिटल एक्सरे का है। थर्ड चीज़ जो है हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन, क्योंकि अभी हमने उसका रिक्वायरमेंट भी दी है। हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन हमने जो पहले यहाँ रिपेयर करवा के वो ठीक चल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर अभी हमें डिपार्टमेंट एक अल्ट्रासाउंड मशीन और दे दे तो वो बेटर रहेगा, वो भी हमने रखा है। चौथी चीज़ जो मेरा यहाँ का प्रायोरिटी है वो ये है कि इसका लाइट का बैकअप सर्विसेज जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। एक हमें बड़ा जनसेट यहाँ मिल जाए जिस पे हमारा एक्सरे भी चल सके, हमारी बाकी फैसिलिटी जो आज हम ये सारी चीज़ें चला रहे हैं, वेंटिलेटर चला रहे हैं, तो अगर हमें एक बड़ा पावर बैकअप मिल जाए तो उससे बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। कहीं क्रिटिकल कोई जब एक्सीडेंट होता है तो अर्जेंट बंदे को एक्सरे की ज़रूरत होती है। अब उस वक्त अगर कहीं लाइट नहीं है, ऐसे तो गवर्नमेंट ने हमें 24/7 लाइट की फैसिलिटी यहाँ दी हुई है, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में कहीं आगे पीछे लाइट नहीं हो तो उस वक्त हमें वो चीज़ हेल्प कर सकती है। इस वक्त मेरे पास एक जेन सेट 25 kV का, उसको हम रिपेयर करवा के चला रहे हैं, तो उसका कनेक्शन ऑलमोस्ट हमने हर जगह पर दे रखा है, लेकिन पूरे सिस्टम को उठाने के लिए हमें एक बड़ा बैकअप मिल जाए। तो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद डॉक्टर्स की हमें कमी है, जैसे मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूँ तो मेरे पास 8 पोस्टें हैं, 8 में से मेरे पास 4 पे डॉक्टर हैं, 4 वैकेंट हैं आज की डेट में भी, लेकिन फिर भी हम सिस्टम चला रहे हैं। कहीं मैं फील्ड से डॉक्टर एक करके रात को नाइट ड्यूटी पे डाल देता हूँ, तो ऐसे करके सर्विस दे रहे हैं, तो वो भी हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे सुनकोट के जो लोग डॉक्टर की ट्रेनिंग करके फारिग होते हैं, यहाँ के सर्टिफिकेट लेके जाके वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, जब सर्विस की बारी आती है तो सब कहते हैं हम जम्मू में बैठेंगे या दिल्ली में जा सर्विस करेंगे। तो वो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, एक्सेप्ट डॉक्टर इमरान जिसने आके यहाँ काम भी किया है। वो यहाँ का एक हीरा है, मैं कहूँगा मेरी नज़र से, जैसे मैंने देखा है। लोग तो अपने हिसाब से नापते होंगे, लेकिन उसने आके यहाँ बहुत कुछ किया है, और वो उसका ये इंटरेस्ट भी रहता है कि पेशेंट का जेब एक्सपेंडिचर कम से कम हो और मैं लोगों को कैसे बेहतर फैसिलिटी दे सकूँ। कोशिश करता है, दिन को भी लगता है, कई बार रात को भी हम उसको बुलाते हैं और हर वक्त हाज़िर है। उसके बाद मेरा जो पैरामेडिक स्टाफ यहाँ का है बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारे यूँ ही किसी को अकाल मिलते हैं तो इमीडिएटली पहुँच जाता है। तो हमें बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, सिर्फ हमें लोगों को कोऑपरेशन की ज़रूरत है, लोग इस चीज़ को समझें। एक चीज़ मुझे गिला रहेगा सुनकोट वालों से कि अच्छे को अच्छा कहो, बुरे को बुरा कहो। यार कुछ लोग ऐसे हैं जो खामखा की चीज़ें बीच में जाते ही नहीं सिस्टम के, सिस्टम क्या हो रहा है, कहाँ से क्या चेंज है, जाके किसी ने कानाफूसी की उसी बात को चढ़ा दिया। ये मत करिए, ये डेवलपमेंट का सिलसिला है, ये वक्त के साथ होती है, इसमें आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, पब्लिक का कोऑपरेशन हो, और फिर ऑफिसर को भी काम करने में इंकरेजमेंट होती है और वो और ज़्यादा करने की कोशिश करता है। तो मेरा तो काफ़ी सारा 3.5 साल हो चुके हैं, आई एम ओवरड्यू। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे जल्दी गवर्नमेंट कहीं भेजेगी, लेकिन अगर आपका अच्छा सुनकोट वालों का सुझाव रहा तो इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो भी इसी लाइन पर चलेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात। नाज़रीन, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने अपने 3-4 पॉइंट्स रखे हैं, जैसे एक्सरे की मशीन की बात करें, अल्ट्रासाउंड की बात करें, उसके बाद जेन सेट की इन्होंने बात की है। मैं अभी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी इलेक्टेड लोग हैं हमारे, चाहे वो डीडीसी हों, चाहे वो बीडीसी हों, चाहे वो म्यूनसिपलिटी के हों, चाहे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, डीडीसी जो चेयरपर्सन है, उनसे ये गुजारिश यही रहेगी कि क्रिटिसाइज के बजाय, कमियां गिनने के बजाय इनकी आके मदद की जाए। इनकी रिकमेंडेशन है जो इन्होंने आगे लिखा हुआ है उस पर स्पेसिफिकली बात की जाए। ये आपका जॉइंट काम है, सब अलग अलग डीडीसी जाए वो किसी भी ब्लॉक से हों, उनको मिल बैठ के ये जो बेसिक इनको ज़रूरतें हैं, तो डॉक्टर्स के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, इनको जेन सेट भी चाहिए, इनको अल्ट्रासाउंड मशीन भी चाहिए, और डिजिटल एक्सरे
जो अहम है वो भी चाहिए। एक चीज़ मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि ये जो हमारा ये है जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं, इसको कहते हैं क्रिटिकल रूम, क्रिटिकल केयर रूम। देखिए, जब पेशेंट आता है, एक तो आम पेशेंट ज़ुकाम वाला है, कटवट वाला है, उसको तो हम बाहर डील करेंगे। लेकिन वो पेशेंट जिसको के बड़ा गोल्डन हावर होता है फर्स्ट आधा घंटा जिसमें उसको ट्रीट किया जाए, उस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने इसको डिज़ाइन किया है। और ये देखिए, जिस कमरे में हम खड़े हैं, थिएटर के साथ से एक कमरा अलग करके साथ में अटैच बाथरूम रखा है हमने। बाथरूम रखने के अलावा हमने यहाँ पर 2 बेड लगाए हैं कि उन बंदों को हम शिफ्ट करके, जिसको हार्ट अटैक हो गया है, अब उसका बड़ा क्रूशियल टाइम है, उसको कैसे मैनेज करके पेशेंट को हम बचा सकते हैं। तो उसमें जैसे अभी हमारे थिएटर असिस्टेंट आसफ जी बता भी रहे थे कि सारी जदीद मशीनें 4-6 हमने जिसको ज़रूरत है वो रखा दी यहाँ पर, मेडिसिन जिसकी ज़रूरत है वो रखा दी, ताकि ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ है, लेकिन हमें ये गिला ना अफसोस है कि हम इसके लिए कुछ कर नहीं पाए। तो उसी के लिए हमने क्रिटिकल रूम बनाया जिसमें सारी जदीद मशीनें लग चुकी हैं और हमने यहाँ पर कम से कम आज तक 50 लोगों का ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं। क्योंकि जब हार्ट अटैक होता है तो हम जो हार्ट की नाली है उसमें एक ब्लड क्लॉट आके उसको बंद कर देता है, उसको थ्रोम्बोलिसिस करना पड़ता है एक मेडिसिन दे के दवाई। तो हमारे फिजिशियन साहब को जब पता चलता है कि ऐसा पहुंचा तो हम उनको कॉल करते हैं, वो इमीडिएटली आके मॉनिटर करते हैं, पेशेंट को इन पे डाल दिया जाता है और उसके बाद अगर थ्रोम्बोलिसिस की ज़रूरत है वो इमीडिएटली वो इंजेक्शन दे के उसको थ्रोम्बोलाइज करके फिर यहाँ से पेशेंट को भेजा जाता है, जाके उसका आगे उसका एंजियोग्राफी वगैरह हो जाए और पता लगे कि उसका थ्रोम्बस कितना एक डिजीज़ है तो उसका फर्दर किया जाएगा। तो फर्स्ट लाइन जो है लाइफ सेविंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसी के लिए हमने ये इस कमरे को बनाया है। मैं उन सियासी लोगों के लिए यही चीज़ कहना चाहूँगा, हो सकता है कल के अखबारात में या कल उनके ऑफिशियल जो चाहे वो ट्वीट्स हैं, चाहे वो फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, उन पर क्रेडिट लेते हुए मिलेंगे, लेकिन ये क्रेडिट जो है ये महज एक ही मैं स्पेसिफिक टीम को दूंगा। अगर वो कर सकते तो आपने पहले किया होता। तो ये एक बार फिर मैं मुबारकबाद दूंगा बीएमओ सुन को, डॉक्टर जुल्फ़िकार चौधरी साहब को, कि उनका जो ये इनिशिएटिव था, उनकी जो मेहनतें थे पूरी टीम को, क्योंकि उन्होंने ये जो दरीना मांग थी, जो एक ख्वाब की तरह हमें लगता था, उसको ताबीर किया है। इसी में अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट के अंदर जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं पीछे के प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, नीचे लिखा है क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल। अब इस पे हम बात करेंगे बीएमओ साहब से कि इसमें क्या तखफीफ है और जो मेडिसिन मिलती हैं वो काबिल एतमाद हैं या उसमें किस किस्म की रियायत दी जाती है और उसकी क्वालिटी क्या होती है। बीएमओ साहब, ये भी एक बड़ा अच्छा कदम उठाया आपने, क्योंकि जो गरीब लोग हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होगा, लेकिन किस तरह का फ़ायदा होगा, मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो क्या होगी, कंपनी जो है वो किस तरह से यहाँ आती है, इस पर भी हम पूरी बात करेंगे। सबसे पहले में हम ये देखेंगे कि जो ये स्टार्टअप आपने लिया है, ये मुझे लगता है कि पुंछ में भी नहीं चल पाया, मंडी में भी नहीं, मेंढर में नहीं, लेकिन आपने यहाँ कोशिश की है। इसके पीछे इसकी कोशिश कैसे रही? देखिए, हमारी गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसमें हमेशा यही रहता है कि हम अपने गरीब लोगों के जेब का खर्चा कम से कम कैसे कर पाएँ। उसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम रखी कि भाई जो ऐसी दुकान खोली जाए जिसमें मेडिसिन क्वालिटी की हो और लोवेस्ट रेट पर हो। फ़र्क ये होता है, कुछ लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, वो कहते हैं कि भाई एक मैं सिंपल सी बात करूं, एक अगर हमारा मैदे के लिए इंजेक्शन कैप्सूल है पेंटाप्राजोल, उसका अगर एक स्ट्रिप बाहर से लेंगे तो आपको मिलेगी 90 रुपये की, यहाँ से मिलेंगे तो आपको मिलेगी 20 रुपये की। इतना डिफरेंस है, मतलब उस बाहर से 1/4 यहाँ पर मिलती है। इतना डिफरेंस जो है इसको हम क्या समझेंगे, क्वालिटी वाइज क्या? इसी की मैं बात बताऊँगा कि इसका फ़र्क इसलिए है कि इसकी दवाई जो है वो गवर्नमेंट वहाँ जहाँ पर कंपनी से तैयार होती है वहाँ से सीधी उठाती है और यहाँ हमारे पास पहुँचा देती है। जो दवाइयाँ आती हैं आगे से घूम के, उन पर डिफरेंट जगहों पर रेट्स इंटरेस्ट लगते हैं, वहाँ पर मार्केट वैल्यू लगती हैं, वहाँ पर स्टॉकिस्ट को परसेंटेज दिया जाता है, तो वो डालते वो 20 रुपये का जो है 90 रुपये में पहुँचता है बाहर दुकान पर। तो वो गवर्नमेंट उस सब चीज़ को ख़त्म करके, क्योंकि उनने कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है, उनने किसी स्टॉकिस्ट को नहीं देने हैं, तो सीधी गवर्नमेंट की दवाई पे यहाँ पे। और रहा मसला कि आपने कहा कि इसकी क्वालिटी का,
ये चीज़ें क्वालिटी इसकी अप्रूव्ड है, हमने यूज़ करके देखी, बहुत सारे पेशेंट हमने यहाँ पर ट्रीट किए हैं, हमारे 2 साल से ये दुकान चल रही है और उसमें तो इसमें मुझे क्वालिटी में कोई फ़र्क लगा नहीं। उसके अलावा फिर भी गवर्नमेंट ने आपने चेक रखे हुए हैं कि जब इसका मेन स्टोर में वहाँ से दवाई उठा के आती है तो वहाँ उसका सैंपल उठा के चेक कराए जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर आता है, यहाँ से सैंपल उठा के ले गया, वो जाके चेक होते हैं। तो मेरे हिसाब से क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है और ये दुकान लोगों को बेहतर ये है कि आके वहाँ से दवाई लें और अपना जेब खर्चा जो है कम से कम करें अपनी बीमारी पे। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूँ कि क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें क्रोनिक लंबे अरसे तक बंदे को दवाई खानी पड़ती है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसको लॉन्ग दवाई खानी है, डायबिटीज़ शुगर का मरीज़ है, उसको लॉन्ग अरसा, जोड़ों के दर्द वाला उसको लॉन्ग अरसे के लिए दवाई खानी है। तो उन लोगों के लिए क्रोनिक दमा की बीमारी है, तो उन लोगों को ये दवाएं लेनी है तो उनको सस्ते रेट पर यहाँ से मिलती हैं और उस दवाई की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं, वो आएँ और यहाँ से ले जाएं। मैं मिसाल ये दे रहा था कि एक लेडी थी पूंछ में, जब ये शुरू में एक दुकान खुली तो वो लेडी जो है वो जाके दवाई लेने लगी तो उसने पहले रूटीन में वो शुगर का जो पत्ता है वो 110 रुपये का लेती थी। जब वो गई जन औषधि दुकान पर तो उसने जाके उसको कहा भैया ये दवाई है, उसने कहा जी है दे दो। जब दी तो उसने कहा कैसे, कितने हैं? 10 रुपये। वो कहता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, जैसे आज आप कह रहे थे कि अस्पताल वही है जिसमें मेरे साथ मजाक कर, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। वो कहती है नहीं ये तू पता नहीं क्या मुझे दे रहा है। उसने कहा भैया दवाई वही है। उसके बाद उसने माना, दवाई ले गई और आज तक वो कहती है कि हमें ऐसी दुकान कहीं पर भी नहीं मिली है। तो बहरहाल ये है कि लोगों की जानकारी ना होने के वजह से लोग उनको मिसगाइड भी करते हैं, जो लोगों को अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ होगा। क्वालिटी की मेडिसिन मौजूद है, गवर्नमेंट की अप्रूव्ड है, और फिर भी अगर किसी को क्वालिटी से शक है तो वो भेजे, बंदा आके यहाँ सैंपल उठा के ले जाए, चेक करवा ले, क्या इसमें क्या इशू है। सर इसमें ये बात करेंगे क्वालिटी के साथ साथ कि अब यहाँ जो मेडिसिन अवेलेबल हैं वो क्या क्या हैं, स्पेसिफिक हैं या आम हर एक मेडिसिन यहाँ से मिल सकती है? ऑलमोस्ट हर एक बीमारी की मेडिसिन अवेलेबल है। जो बेसिक लाइन पे जिस बीमारी का हमें ट्रीटमेंट चाहिए ऑलमोस्ट फुल रेंज हमारे पास मौजूद है, हर दवाई मौजूद है। अब ये है कि बात इतनी सारी है, अब हम लोगों को एक कंसेप्ट नहीं होता है कि फ़र्ज़ करो दवाई जो बीच में है, मैं एक मिसाल दूंगा आम बंदे के समझने के लिए। मक्की की रोटी है, कहीं पकी है ख्वाजा साहब के घर में, कहीं पकी है मेरे घर में, कहीं पकी है दूसरे घर में। अब वहाँ से कंपनी का नाम वो लिखा होता है, लोग उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, ये फाइज़र की है फलाने की है, लेकिन बीच तो मक्की है ना। इसी तरह इस दवाई की मसला में मैं यही कहूँगा कि दवाइयाँ जितनी भी हैं यहाँ पर वो दवाइयों का जो जेनरिक नेम होता है वो होता है, फार्माकोलॉजिकल नेम होता है जो बीच में कंपोनेंट होता है, यहाँ पर वो नाम नहीं होता है जो किसका क्या कहते हैं वो ट्रेड नेम नहीं होता है। इसलिए लोग इस पर शक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दवाइयाँ सारी हैं। लोगों का एक शक ये भी रहता है कि हमेशा ये शक रहता है कि जेनरिक मेडिसिन और कंपनी की मेडिसिन, अगर जेनरिक में कुछ ऐसा है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं? जेनरिक क्या है बेसिकली, लोगों को आप थोड़ा बताएंगे कि जेनरिक में और स्टैंडर्ड में फ़र्क क्या है? मैंने आपको पहले कहा कि भाई इनमें फ़र्क यही है जो आगे इस पर मार्केटिंग लगती है। जेनरिक पे मार्केटिंग नहीं होती है। उसमें वो कंपनीज ने जो तैयार की, जो उनका खर्चा हुआ वो गवर्नमेंट उनको मास लेवल पे उठाती है, उनको अपनी मार्केटिंग नहीं करनी है, वो सस्ते रेट पे गवर्नमेंट को दे देते हैं। लेकिन जो मार्केटिंग वाली है वहाँ कंपनी से पहले स्टार्ट होती है मार्केटिंग। कौन सा स्टॉकिस्ट, फिर आगे सब स्टॉकिस्ट, फिर सब स्टॉकिस्ट करते 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 सेलमैन तक आ जाती है। तो इसके बहुत सारे स्टेप होते हैं, वहाँ से इसकी कास्ट रेट जो चढ़ के इस लेवल तक पहुँचती है। अदरवाइज़ दवाई वही है, जेनरिक पे मार्केटिंग नहीं है, वो लेबल नहीं है, अदरवाइज़ मेडिसिन की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। नाज़रीन, ये भी एक बहुत अहम बात है कि काफ़ी लोग इस तज़ब्ज़ुब में रहते हैं कि फ़लाँ ने हमें जेनरिक दवाई दे दी। तो मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है कि उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो यही है कि जो आपके पास स्टैंडर्ड मेडिसिन है वो काफ़ी जगह काफ़ी टैक्स लगने के बाद में आपके पास पहुंचेगी, और वो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो डायरेक्टली आपके पास पहुंचेगी। बहरहाल डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छा लगा हॉस्पिटल के अंदर की इम्प्रूवमेंट देख के। एक चीज़ मैं आपने लोगों को जानकारी और दे दूँ कि यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तो हमारी ये भारतीय जन औषधि केंद्र है। आप लोग, हमारे लोग जो हैं वो जब जम्मू में जाके अपने ऑपरेशन करवाते हैं, वहाँ स्टेंट पड़ते हैं, वहाँ बड़े बड़े इम्प्लांट पड़ते हैं, उसके लिए भी मेडिकल कॉलेज के साथ भारतीय रतन स्टोर
वहाँ खुला है, जिसमें वही आप अगर स्टैंड बाहर से लोगे आपको 1.5 लाख 2 लाख का मिलेगा, वहाँ आपको मिलेगा 40,000 का। तो लोग वहाँ पर भी कोशिश करें, जब जाते हैं, जब आपको इलाज कराते हैं तो कोशिश करें कि वो दुकान कहाँ पर है, वहाँ से सामान लें और अपना पैसा बचा सकें। वही चीज़ आपको 40,000 में मिल रही है, वही आपको 2 लाख में बाहर से मिल रही है। तो ये गवर्नमेंट सारा कुछ इसलिए कर रही है कि हमारे लोग गरीब गुरबा हैं, वो उनको बेहतर से बेहतर कम पैसे पे, कम खर्चे पे कैसे उनका इलाज किया जा सके। उसी ज़िम्मे में आगे आ गया गोल्डन कार्ड। ये हमारी जो प्रधानमंत्री जन हो गया सेहत कंपनी का है, किसी वक्त हम उस पर भी बात करेंगे, आज बजाय जवाब लंबी हो जाएगी, उसमें भी हमारा सिलसिला चल रहा है। उसके बाद हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का सिस्टम वो भी चल रहा है। तो हमें आपसे दोबारा गुजारिश करूँगा, कहीं वक्त निकाल के आप आइए तो वो स्कीमों पर भी हम आपसे बात करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम है और किस लेवल पर चल रही हैं और हम किस लेवल पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम ज़रूर आपके पास आएंगे, बहरहाल आपका हमारे साथ बात करने का। और मैंने जो तब्दीलियाँ हॉस्पिटल के अंदर देखी हैं तो इस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारक। शुक्रिया, मैं सबका आपका बहुत बहुत शुक्र मशकूर हूँ इस मसले। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ BMO सुरनकोट डॉक्टर जुल्फ़कार चौधरी, जिन्होंने अपने अंदर के जो हालात हमने देखे हैं वो भी बताए हैं और मेडिकल स्टोर की भी बात हुई है, हमारे साथ वेंटिलेटर की भी बात हुई है। कैमरामैन को कहूँगा वो बिल्डिंग दिखाएंगे, जो सामने बिल्डिंग है एक खूबसूरत बिल्डिंग है और इसके अंदर अंदर जो भी डिपार्टमेंट है ये मुझे नई ही लगती है, क्योंकि इसका सेपरेट गेट भी बनाया गया हुआ है। हर तरीके से जो है इनको अलग अलग किया गया है। और रिसेंटली कुछ एम्बुलेंसेज जो हैं वो डॉक्टर साहब ने यहाँ लगाई हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा। एम्बुलेंस भी जो यहाँ खड़ी है, आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। 108 और 102 नंबर पर आप फ़ोन करके इनकी जो है वो मदद ले सकते हैं। तो बहरहाल सुरनकोट के हॉस्पिटल की और भी बहुत बातें हम फिर आएंगे डॉक्टर साहब से। जहाँ ये अपनी गोल्डन कार्ड की स्कीम है, आजकल इसका दूसरा नाम जो है सेहत कार्ड दिया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। जिन लोगों के पास नहीं है वो कैसे ये कार्ड लेंगे, तो कुछ दिन बाद हम ज़रूर ये डबल स्टोरी बिल्डिंग जो है दिखाएंगे। उसका रास्ता भी जो इधर से जा रहा है ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट की बात है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएंगे जो पीछे बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग है, जो नई बिल्डिंग इमरजेंसी के लिए जो है वो, हाँ डबल स्टोरी स्ट्रक्चर जो है वो इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है मुझे देखने को मिली। हाँ, इमरजेंसी की अगर हम बात करेंगे, कैमरामैन को कहूँगा वो लगाएंगे रोड के ऊपर कि ये रोड दिखाएंगे जो इमरजेंसी को सेपरेट रोड जो है वो जाएगी। तो बहरहाल मैं यहाँ फिर कहूँगा कि काफ़ी कुछ लोग जो सवालिया निशान उठाते थे वो उनको आके यहाँ देखना चाहिए, जो यहाँ काम हो रहे हैं उनको देखना चाहिए और अंदर क्या काम हुआ है। अगर आपको ये क्रिटिसाइज़ करना भी है तो सबसे पहले आप तहकीक की लीजिए, आप BMO साहब से बात कीजिए, फिर उसके बाद जो है वो काम अब हम भी उठाएंगे, हम भी उठाते हैं, लेकिन एक तहकीकी रिपोर्ट बनाना हमारा फ़र्ज़ है। तो बहरहाल आज का जो सुरनकोट हॉस्पिटल की जो कुछ अपग्रेडेशन है वो मैंने बताई हैं आपको। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए NH1 न्यूज़।